हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर 2020 का इवनिंग वाली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने 27 नवंबर 28 नवंबर के तीनों शिफ्ट्स और 1 दिसंबर के मॉर्निंग और आफ्टरनून वाले शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इन्हीं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के माध्यम से ही आप आने वाले एग्जाम की सटीक रणनीति बना सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन प्रीवियस ईयर्स की PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप इंडियन क्लासेज के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों का ऐतिहासिक महत्व नर्मदा नदी और सोन नदी दो नदियों के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। जोहिला नदी जो सोन की सहायक नदी है भी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी, एक सोन नदी, एक जोहिला नदी। अब हम नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसके बाद ताप्ती है। नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर निर्भर हैं। वे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवोम, जिसे बायोम भी बोलते हैं। जैव क्षेत्र या जीवोम अंग्रेजी में से बायोम बोलते हैं। धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों की समानता हो। किसी बायोम में एक ही तरह का परितंत्र इकोसिस्टम होता है जिसके पौधे एक ही प्रकार की परिस्थितियों में पनपने के लिए एक जैसे तरीके अपनाते हैं। जैव क्षेत्र के अंतर्गत प्राय स्थलीय भाग की सभी वनस्पति और जंतु समुदाय को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय जैव क्षेत्र का निर्धारण कठिन होता है। हालांकि इस दिशा में शोधकर्ताओं द्वारा प्रयास किए गए हैं। यद्यपि जैव क्षेत्र में वनस्पति तथा जंतु दोनों को सम्मिलित करते हैं, तथापि हरे पौधों का ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि इनका कुल जीव भार जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, पेटीएम ने। अब थोड़ा पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO सतीश कुमार गुप्ता हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। मास्टर कार्ड के CEO माइकल मेबैक है। मास्टर कार्ड शामिल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय मास्टर कार्ड इंटरनेशनल ग्लोबल हेडक्वार्टर इन परचेज न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 4, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेरारियम के नाम से जाना जाता है। टेरारियम आमतौर पर एक सील करने योग्य ग्लास कंटेनर होता है जिसमें मिट्टी और पौधे होते हैं जिन्हें अंदर के पौधों तक पहुंचने के लिए रख रखाव के लिए खोला जा सकता है। हालांकि टेरारिया वातावरण के लिए भी खुला हो सकता है। टेरारिया को अक्सर सजावटी वस्तुओं के रूप में रखा जाता है। ये होता है टेरारियम, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 6, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौर्य राजवंश के शासक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के हैं। उन्होंने 268 से 332 ईसा पूर्व तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। वह मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और सम्राट अशोक के जो पिता थे उनका नाम था बिंदुसार। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि आधुनिक पटना में स्थित है। उन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 7,
सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थानों के अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 44 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1485 शहरी सहकारी बैंक और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। भारत 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों से घटकर 2020 में 12 हो गया है, जो कि वर्तमान में भी संख्या 12 है। ये 12 कौन कौन से बैंक हैं वो देख लेते हैं। 12 बैंकों की सूची इस प्रकार है सार्वजनिक क्षेत्र के: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा को 6 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधानों के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक को 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी पहली बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने H.C. मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा जरूर पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में, तो ये तीनों डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम तत्व के कारण। आधिकारिक तौर पर कानूनी कार्रवाई के बाद जापान में पर्यावरण प्रदूषण से प्रेरित पहली बीमारी के रूप में 1968 में इटाई रोग को मान्यता दी गई थी। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जिसका औद्योगिक कार्य स्थलों, पौधों की मिट्टी और धूम्रपान से संपर्क आम है। कैडमियम वृक्क पर और साथ ही कंकाल और श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। इसे मानव कैंसर जनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैडमियम एक विष है और जन्म विकार और कैंसर का कारण बनता है। वर्तमान में उत्पादित कैडमियम का 80% रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पी इनियन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने 48वें संस्करण में आयोजित प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता। इनियन और सजुगिरो सानन ने 7.5 अंकों के साथ खेल समाप्त किया, लेकिन तमिलनाडु के खिलाड़ी 72 टाई ब्रेक स्कोर के कारण विजेता बने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 137 के अनुसार। संविधान का अनुच्छेद 137 संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति है। अनुच्छेद का दायरा यह है कि न्यायालय के पास पेटेंट त्रुटियों को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है और न कि अप्रासंगिक महत्व की छोटी गलतियों की। निर्णय या आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर एक समीक्षा याचिका दायर की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली
सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, अधात्विक, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 14, मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुक्केबाजी में। क्वेश्चन नंबर 15, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा लौह ऑक्साइड से समृद्ध होती है और विभिन्न प्रकार की चट्टान क्षय से प्राप्त होती है जो उच्च ऑक्सीकरण और निस्सालन का परिणाम होता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा बनती है जहां जलवायु आर्द्र होती है। क्वेश्चन नंबर 16, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2019 में स्टार्ट हुआ था जल जीवन अभियान। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय जल जीवन कोष की उत्पत्ति है जो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। 2024 तक यह देश के हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन स्थापित करने की उम्मीद करता है। क्वेश्चन नंबर 17, 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सलमान खान को। क्वेश्चन नंबर 18, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के सबसे उत्तर में जोरगांव के पास 1336 मीटर की ऊंचाई पर महाबलेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीप पर दूसरी सबसे बड़ी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। यह पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। अलमपट्टी बांध, श्री सैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और प्रकाशम बैराज नदी पर निर्मित कुछ प्रमुख बांध हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां वियना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माला प्रवाह और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख दाएं तट की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदू त्योहार विशु केरल में फसल त्योहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। विशु मेष राशि को सूर्य की गति इंगित करता है और उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन किसान भूमि की जुताई और अन्य कृषि गतिविधियों को शुरू करते हैं। संस्कृत में विशु का अर्थ बराबर है जो दिन और रात के बराबर घंटे वाले दिन या विषुव हैं। मेष संक्रांति या मेष संक्रमण का दिन होने वाला विशु एक पारिवारिक त्योहार है। केरल के अलावा उड़ीसा के जो प्रमुख त्योहार है वो देख लेते हैं क्योंकि त्योहारों में से हमेशा 2 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो त्योहार आपको जरूर देख के जाने हैं प्रत्येक स्टेट के, जैसे कि उड़ीसा के हैं दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, महाविषु संक्रांति, राजपर्वा, पूरी बीच फेस्टिवल। और तमिलनाडु के हैं पोंगल, थिपुसुम, कार्तिकेय दीपम, थिरुवैयारू, जल्लीकट्टू। और ऐसे ही असम के हैं बिहू महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, माजुली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, चाय महोत्सव और माजुली में रासलीला। मैं आपको जल्द ही त्योहारों से रिलेटेड एक पूरी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें सारे राज्यों के प्रमुख त्योहार रहेंगे। उनमें से 2 क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो आपके 2 नंबर श्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भानु एथिया। जब भानु एथिया ने 1983 में 55वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का पुरस्कार जीता तो वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। फिल्म गांधी में उनके काम के लिए उन्हें और ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिजाइनर जॉन मॉलो को संयुक्त पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 21, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है।
यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर है। यह भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची में महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 74 लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये नकद, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है। यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स जैसे आयोजनों में शामिल व्यक्तियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने शुरुआती उपन्यास द डिस्कॉम ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता। 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखक रिजनेवेल्ड बने हैं। यह किताब एक भक्त ईसाई किसान परिवार की लड़की जस की काल्पनिक कहानी बताती है। क्वेश्चन नंबर 25, कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CRR ऑप्शन नंबर 4, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि आरक्षित के रूप में रखनी होती है। बैंक की कुल जमा राशियों के मुकाबले भंडार में रखे जाने के लिए आवश्यक नकदी का प्रतिशत नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। नगद आरक्षित या तो बैंक की तिजोरी में जमा होता है या RBI को भेजा जाता है। बैंक निगमित या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को CRR पैसा उधार नहीं दे सकती। बैंक निवेश के उद्देश्य के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। CRR RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक फंड, एक अमाउंट रखना होता है बैंकों को, जिससे कोई बैंक अगर दिवालिया हो जाती है तो उसके खाता धारकों को उसमें से वो पैसे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीर गति प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1858 में। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल हुरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता, जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है जिसमें दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। मुद्रा बाजार के विपरीत, जहां अल्पकालिक ऋण खरीदा और बेचा जाता है, पूंजी बाजार बचतकर्ताओं के धन को उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो इसे दीर्घकालिक उत्पादक उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि दीर्घकालिक निवेश करने वाली कंपनियां या सरकारें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काकतीय राजवंशों के समय। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। इसे भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है। गोलकुंडा का किला उस समय की शानदार नवाबी संस्कृति का प्रतीक है। बाद में गोलकुंडा का किला बहमनी वंश के अधिकार में आ गया। फिर भी बाद में कुतुबशाही राजवंश ने कब्जा कर लिया और गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। गोलकुंडा किला अपनी वर्तमान भव्यता का काफी श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को देता है। क्वेश्चन नंबर 29, सितंबर 2020 में
निम्नलिखित में से किसे 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्षों की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुरली राम कृष्णन। इस दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी या अनमुदी भारतीय राज्य केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुदी की ऊंचाई 2695 मीटर या 8843 फीट है। यह इडुक्की जिले और एर्नाकुलम जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह चोटी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर है। क्वेश्चन नंबर 31, थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मदुरै शहर में। थिरुमलाई नायक्कर महल का निर्माण राजा थिरुमलाई नायक ने 1636 ईस्वी में किया था और यह मदुरै में स्थित है। शुरुआत में भव्य महल में 2 बड़े हिस्से थे जिनका नाम स्वर्गविलास और रंगविलास है और उनका उपयोग क्रमशः राजा थिरुमलाई और उनके भाई मिथियोयालु नामक द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, वित्त विधेयक केवल में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जिसे संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नए कर लगाने, मौजूदा कर ढांचे के संशोधन या संसद द्वारा अनुमोदित अवधि से परे मौजूदा कर ढांचे की निरंतरता के लिए सरकार के प्रस्तावों को इस विधेयक के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक एक ज्ञापन के साथ है जिसमें इसमें शामिल प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 3 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 34, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे। वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो एक इंडो फारसी सूफी फकीर थे। वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों के अधीन रहे। खलीक-ए-बारी उनकी महान कृति थी। यह कार्य विश्व के सबसे पुराने मुद्रित शब्दकोश के रूप में जाना जाता है। उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता था। तूतिए हिंद और भारत का तोता उनकी अनौपचारिक उपाधि थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1989 में। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति वर्ष 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने 1 जनवरी 1989 को की थी। यह भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक जन आदेश के साथ था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसलिए मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। यह तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई थी। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बायोफ्लॉक आधारित कृषि प्रणाली। बायोफ्लॉक तकनीक में बायोफ्लॉक नाम के एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले मछलियों को सीमेंट या मोटे पॉलीथीन से बने टैंक में डाला जाता है। फिर मछलियों को सामान्यतः जो खाना दिया जाता है वह दिया जाता है। मछलियाँ जितना खाना खाती हैं उसका 75% मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-2020 में चालू खाता घाटा 2018-19 के 2.1% के मुकाबले घटकर जीडीपी का हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.5%। क्वेश्चन नंबर 38, नल्ला-माला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में। नल्ला-माला श्रृंखला पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य दक्षिण भारत में पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों और घाटियों की एक श्रृंखला है। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं
जो बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 39, सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तानिया शेरगिल। यह है कैप्टन तानिया। कैप्टन तानिया का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव गढ़दीवाल में हुआ था। उनके पिता का नाम सूरज सिंह शेरगिल है, जो कि सेना के 101 मीडियम रेजिमेंट में रह चुके हैं। उनके दादा बख्तरबंद और परदादा सिख रेजिमेंट में पैदल सैनिक के रूप में सेवा दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1951 में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ था, जिसके अनुसार राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए कानूनों की बचत का प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बाद की गई थी। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 42, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामायण के आधार पर ही अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी। साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 से रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। नंबर 43, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वंगाला। मेघालय के वांगला महोत्सव भारत के मेघालय के गैरोस के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार है। यह प्रजनन के सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। वांगला महोत्सव के जश्न के साथ परिश्रम की अवधि समाप्त हो जाती है, जो खेतों में अच्छा उत्पादन लाता है। वांगला महोत्सव वह अवसर होता है जब आदिवासी अपने मुख्य देवता साल जोंग सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा देते हैं। त्योहार के पहले दिन को रागुला के रूप में जाना जाता है और दूसरे दिन को कक्कड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1921 में। दक्षिण भारत में पहले राष्ट्रवादी विद्रोह में से एक के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश और उच्च जाति के हिंदू जमींदारों के खिलाफ एक किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरुआती दौर में पेश किए गए नए भूमि कानून थे। अगस्त 2021 मलयालम में मापिला लाहेला और ब्रिटिश औपनिवेशिक रिकॉर्ड में मोपला विद्रोह के नाम से जाने वाली घटनाओं की शताब्दी का प्रतीक है, जो 1921 में मालाबार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। ऑप्शन नंबर 46, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 47, करीना कपूर खान ने के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध साइन किया है, तो किसके साथ? प्यूमा के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नंबर 48, IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से IBEF का सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2003 में स्थापित एक नया आस है, जिसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में मेक इन इंडिया लेवल की अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 49, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिरुद्धति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अनिरुद्धति रॉय द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अनिरुद्धति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में
फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके उल्लेखनीय कृतियों में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, फैसिज्म, फिक्शन आदि है। क्वेश्चन नंबर 50, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह प्रताप सिंह और आमिर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस प्रकार मान सिंह ने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। रीजनिंग वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर कौन कौन से बॉक्स बनेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 3rd और 4, क्योंकि इसमें मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया था इस क्वेश्चन का कि जो 4 बॉक्स एक लाइन में होते हैं और 2 राइट साइड में होते हैं, तो जो अगली बगली होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जो 4 बॉक्स होते हैं वो फर्स्ट, थर्ड के अपोजिट और सेकंड, फोर्थ के अपोजिट होता है। तो जो साइड में प्लस प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये एक फलक पे नहीं आएंगे, मतलब हमको एक साथ दोनों नजर नहीं आएंगे। लेकिन हमको फर्स्ट और सेकंड में ये एक साथ नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन में गलत हो जाएंगे। तो इनके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे 3rd और 4। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो आकृति आएगी वो ऑप्शन नंबर 3rd आएगी, और 3rd ही इस पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3, एक कागज को प्रथम 2 चित्रों में दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर मोड़ा गया और तीसरे चित्र में दिखाए गए तरीके के अनुसार काटा गया। खोले जाने पर यह कैसे दिखेगा? तो एक खोले जाने पर ऑप्शन नंबर 2 जैसा दिखेगा। ये हम घर पे प्रैक्टिकल एक कागज को लेकर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। इस चित्र में दिया हुआ है, पहले प्लस आएगा, फिर गुना आएगा, फिर माइनस, फिर भाग, फिर इक्वल टू। तो 15 + 19 × 3 -14 भागे 7 बराबर आ जाएगा 70 के। अब हम इसको एक साइड को कैलकुलेशन करेंगे तो ये 70 के इक्वल आ जाएगा। तो 15 + 19 × 3 करेंगे तो 57, और 14 में तो 7 का भाग देंगे तो 2। तो 15 + 57 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 - 2 = 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो 721, 505, 337, 211 के बाद आएगी 121। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 721 कैसे आ रहा है पहले ये देखेंगे। जब हम 9 की पावर क्यूब करेंगे और 9 में से एक संख्या घटा के -9 के क्यूब में से माइनस कर देंगे, तो 9 से छोटा कौन सा हो जाएगा? 8। तो 9 के क्यूब कितना होता है? 729 - 8 बराबर 721 आ जाएगा। ऐसे ही 505 आ जाएगा। इसमें हम फिर एक कम 8 की क्यूब करेंगे और उसमें 8 में से एक कम 7, तो 8 की क्यूब -7 बराबर 512 - 7 = 505। ऐसे ही 337 आ जाएगा। 7 की क्यूब -6 बराबर 343 - 6 बराबर 337। ऐसे ही 211 आ जाएगा। 6 की क्यूब कितना होता है? 2 से 16 -5 बराबर 211। अब हम क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 6 की क्यूब तो हमने कर लिया, तो अब होगा 5 की क्यूब। 5 की क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 5 से छोटी संख्या 4, तो 125 - 4 बराबर 121। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 121। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसके दाईं ओर जब प्रतिबिंब रखेंगे तो दाएं का बायां, बाएं का दाएं दिखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप रख के देख सकते हो, थोड़ा इमेज करोगे तो आपको जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो पहली संख्या 18 का संबंध 162 से है, तो 28 का संबंध 392 से हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे, तो वो देख लेते हैं। 18 × 9 करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो 18 का संबंध 162 किस प्रकार हो गया? 18 को हम 18 का हाफ 9, 18 का हाफ होता है, तो 18 × 18 के हाफ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 162। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा 28 × 28 का हाफ कितना होता है? 14। तो 28 × 14 बराबर 392। क्वेश्चन नंबर 8, वर्गों के उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम तरीके से निरूपित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनानास, लीची, फल। क्योंकि फल के अंदर अनानास और लीची दोनों आ जाते हैं, तो इसका मतलब जो इसका सही वेन आरेख है वो ऑप्शन नंबर 2 का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प आकृति चुने जो नीचे दी गई आकृति में सन्निहित है।
घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो जो इसमें जो हमको आकृति दी हुई है, तो इसमें बाकी 4 ऑप्शन जो आकृति वो मैच कर रही होगी, कोई इसमें जो मैच खाएगी ऑप्शन नंबर 3 खाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, सोहन ने एक पुरानी मोटर बाइक 20,000 में खरीदी। यदि वह 60% लाभ कमाना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो जो क्रय मूल्य है वो 20,000 है, तो हमको 60% का लाभ कमाना है, तो 20,000 पे 60% का लाभ होगा, तो कैसे निकालेंगे, वो इस प्रकार निकालेंगे। 20,000 इंटू 60% लाभ अर्थात 160/100 इक्वल टू आ जाएगा 32,000। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 32,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अगर 60% लाभ कमाना है बाइक पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो हम देखेंगे ए और बी में, ए में जो ऊपर का जो हिस्सा है वो उल्टा हो गया है और उल्टा उस पर सेट हुआ है, तो सी में और डी में वही संबंध हो जाएगा। सी में त्रिभुज का जो ऊपर का पार्ट है वो अलग होके उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होके कैसे आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर 3 जिससे बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो ग्रामों से ग्राम पंचायत बनते, क्योंकि ग्राम पंचायत में ग्राम होते हैं। और मेट्रो शहर किसको बनाते हैं, नगर निगम को। जिनमें मेट्रो शहर होते हैं वही नगर निगम होते हैं, अर्थात नगर निगम में मेट्रो शहर होते हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों में क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो इसमें हम देखेंगे ए और बी में, ए में और बी में जो संबंध है वही हमको सी और डी में नजर आएगा। तो सी का आकृति कैसे, ऊपर वाले उल्टा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो इसका जो आकृति सी से डी का संबंध होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न अंकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। पिता, पुरुष, बढ़ई। तो पिता और बढ़ई ये क्या हो जाएगा कि पिता होता है वो पुरुष तो होता ही है कि सारे पुरुष के अंदर क्या जाएगा, पिता। क्यों, पिता जो पुरुष ही तो होता है, नहीं कि स्त्री थोड़ी होती है। तो पुरुष के अंदर पिता हो गए, लेकिन कुछ पुरुष बड़े भी हो सकते हैं, किसी के पिता बड़े भी हो सकते हैं, किसी के नहीं भी हो सकते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो वेन आरेख बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इस पैटर्न को पूर्ण करने वाली आकृति फर्स्ट होगी। इसको जैसे हम रखेंगे तो बीच में वर्ग बन जाएगा और साइड में त्रिभुज से आकृति बन के इसको कंप्लीट करेगा इस आकृति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो जो भिन्न आकृति हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। इसका राइट आंसर वो कैसे, वो इस प्रकार होगी कि जो ऑप्शन नंबर 1 में जो एल है वो एक दूसरे के साइड में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में एल एक साइड को बने हुए हैं एक डायरेक्शन में, कि अगर एक एल का एक साइड को तो दूसरे का भी उसी डायरेक्शन में है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में हम देख रहे हैं एल जिस तरह से बना हुआ है उसके अपोजिट बना हुआ है दूसरा वाला एल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण के निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जब हम दर्पण को दाईं ओर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो अगले स्थान पर कौन सी आएगी, ऑप्शन नंबर 1 वाली आकृति आएगी, क्योंकि जैसे कि हमको फर्स्ट आकृति में दिया हुआ है, पहले वृत्त है उसके अंदर व्यास बना हुआ है। फिर हम देखें 2 वृत्त बन गए हैं और बीच में एक ही सिंगल व्यास है। फिर हम देखेंगे थर्ड में 2 वृत्त हैं और 2 डंडे हुए, तो मतलब पहले एक वृत्त बढ़ता है, फिर उसके बाद फिर एक अंदर व्यास बढ़ता है। तो जब हम पहले में फर्स्ट में एक वृत्त बढ़ा, दूसरे में दूसरा वृत्त हो गया, थर्ड में 2 व्यास हो गए और उसके बाद फोर्थ में 3 वृत्त हो जाएंगे और उसके बाद फिफ्थ में 3 व्यास हो गए। तो अगली जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, अगले में हमारे 4 वृत्त हो जाएंगे और अंदर 3 ही व्यास रहेंगे। तो इसका जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है 4 वृत्त और 3 व्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन करें। गुर्दा, पैर, हाथ, पेट। तो इसमें असंगत हो जाएगा पेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 19, 171, 133। तो जो इसका सही संबंध हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 से होगा। 17, 153, 119। क्या संबंध है वो देख लेते हैं। 19 × 9 करेंगे तो 171 आ जाएगा और 171 में जब हम 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 19 × 2 38। तो 171 - 38 करेंगे तो 133 आ जाएगा।
तो इसी प्रकार 17, 153, 119 में फॉलो हो रहा है। 17 इंटू 9 करेंगे तो 153 आ जाएगा। अब हम 17 इंटू 2 34 आ जाएगा, तो 34 को हम 153 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 119। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 17, 153, 119 वाला समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें जो अगले स्थान पर आएगी हम देखेंगे पहली आकृति में दोनों तरफ 2 डंडे हैं, एक रेखा के, एक तरफ इस साइड को, एक इस साइड को। फिर हम देखेंगे दूसरे चित्र में तो उसमें ऊपर वाले डंडे में एक और डंडा ऐड हो गया है, फिर तीसरे में नीचे ऐड हो गया है, चौथे में ऊपर ऐड हो गया, तो पांचवें में नीचे ऐड हो जाएगा। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अगली वाली नेक्स्ट आकृति श्रृंखला में आएगी, ऑप्शन नंबर 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो जो संख्या आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर 4, 258। इसका राइट आंसर हो जाएगा 258, 123, 136, 156, 183, 217 के बाद 258। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें फॉलो हो रहा है 123 के बाद जब 123 में 13 ऐड करेंगे तो 136 आएगा। 136 में जब ऐड करेंगे 20 तो 156। अब 20 ऐड क्यों किया है, क्योंकि 13 के बाद हम प्लस 7 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ऐसे ही सब पर डिफरेंस निकालेंगे तो 13, 20, 27, 34 डिफरेंस आएगा। अब हम देखेंगे इन डिफरेंस में कितने का अंतर है। तो 13 और 20 में कितने का है, 7 का। 20 और 27 में 7 का, अर्थात 13 में 7 ऐड हो गया तो 20, 20 136 में ऐड हो गया तो 156, फिर 20 में फिर 7 ऐड किया 27, तो 156 में 27 ऐड किया तो 183, फिर 27 में प्लस 7 ऐड किया तो 34, तो 183 में 34 ऐड करें तो 217। अब 34 में प्लस 7 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, तो 217 में जब 41 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 258। क्वेश्चन नंबर 23, उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर बने बॉक्स के समान है। तो हम देखेंगे कि जो हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो 4 एक साइड में एक लगातार कॉलम होते हैं उनमें फर्स्ट थर्ड का अपोजिट होता है और सेकंड फोर्थ के, जो साइड में अगल बगल होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो हमारा त्रिभुज है और जो हमारा वर्ग है अगले बगल, तो वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं दिखाई एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वर्ग दिया है साइड में त्रिभुज, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड में भी हमको एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये भी गलत हो गया, और थर्ड में भी आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित कोड भाषा में रोम को VSQI लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में किस शब्द को RMGI लिखा जाएगा। मतलब किस शब्द को RMGI लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो NICA होगा, ऑप्शन नंबर 3 NICA को RMGI लिखा जाएगा। वो कैसे वो देख लेते हैं। ROME के जो क्रमांक होते हैं वो R 18 पे आता है, O 15 पे, M 13 पे, E 5 पे। तो प्रत्येक क्रमांक में हम 4 ऐड करेंगे, तो R 18 पे तो 18 प्लस 4 22, तो 22 पे V आ जाएगा। O 15 पे 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19, 19 पे S आ जाएगा। ऐसे 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17, 17 पे Q आ जाएगा, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 9 की जगह आ जाएगा I, तो VSQI बन गया। तो हमको दिया हुआ है RMGI किसको लिखेंगे, तो R 18 पे आता है, M 13 पे, G 7 पे, I 9 पे। तो ये किसको, किस संख्या, किस अल्फाबेट को लिखा गया होगा, तो हम इनमें से -4 कर देंगे क्योंकि हमको रिवर्स में पूछ रहा है। तो रिवर्स में जब हम जाएंगे तो -4 करेंगे, तो 18 -4 करेंगे 14, 14 पे क्या आता है N आ जाए, 14 पे N आता है, और 13 में जब -4 करेंगे तो 9, 9 पे I आता है, G 7 पे आता है तो -4 करेंगे तो 3, 3 पे C आता है, I 9 पे आता है तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5, तो 5 पे E। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NICE। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन करें। तो इसमें जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, क्योंकि हम देखेंगे जो सारी आकृतियां हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 5 में जो अंदर है, अंदर जो हमारा कोण बना हुआ है कोने पे छोटे से गोले के नीचे जस्ट वो एक वर्ग की तरह बना हुआ है 4 कोण वाला। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में हम देखेंगे कि जो छोटा सा गोला है उसके नीचे जो कोण 3 कोण वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम मैथ वाले सेक्शन की बात करते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, B A से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले A उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो अकेला A 48 दिनों में पूरा काम कर लेगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना A पूरा काम करेगा x दिनों में, और चूंकि B A से 2 गुना कुशल है कारीगर करने में, तो B कम समय लेगा, मतलब जब 2 गुना है तो वो हाफ टाइम लेगा, तो आधे दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, x/2। अब हमको जो प्रश्न में दिया हुआ है दोनों मिलकर 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं, अर्थात 1/x प्लस 1/x/2 बराबर 1/16। 1/x क्या हो जाता है कि एक दिन में कार्य प्लस 1/x/2 एक दिन की कार्य क्षमता B की, तो ये कितनी हो जाएगी, एक दिन में कितना काम करेंगे 1/16। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 48 आ जाएगी, जो कि हमने क्या माना था, A पूरे काम को करने में जो दिन लगते हैं वो x माना था। तो x बराबर 48 आया, तो
एक कितने दिनों में पूरा काम करेगा? 48 दिनों में, अगर वो अकेला काम करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार को 1530 लागत मूल्य वाली कमीज पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 2250। हमें दिया हुआ है लागत मूल्य 1530, अब 15% की छूट भी देनी है तो हम 15% अधिक लिख के अंकित मूल्य नोट करेंगे। तो 1530 पर जब हम 15% अधिक जब लिखेंगे क्योंकि हमको छूट देनी है, तो 1530 इंटू 100/85 तो बराबर 1800। तो हम अंकित मूल्य 1800 लिखेंगे तो 15% छूट देंगे तो वो आ जाएगा छूट देने के बाद 1530 ही। लेकिन हमको 25% लाभ अर्जित करना है, तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए फिर अंकित मूल्य कितना है? 15% छूट भी देनी है और 25% लाभ। तो छूट के बाद जो हम छूट देने से पहले हमारा जो मूल्य हो गया 1800। अब इस पर हम लाभ देख लेंगे कि 1800 हमको 25% छूट करनी है तो 125/100 तो बराबर 2250। तो 2250 हम अंकित मूल्य करेंगे। जब हम 2250 अंकित मूल्य उस पर लिखेंगे तो जब हम 15% छूट दे देंगे तब भी हमको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है। मूल रूप से वह प्रति सप्ताह 3000 रुपये प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाए तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी? अब हमको दिया हुआ है कि 3000 रुपये तो वो प्रति सप्ताह प्राप्त कर रहा है, तो 20% हम मजदूरी बढ़ाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 3240 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर 3 वो कैसे, वो देख लेते हैं डिटेल में। प्रति सप्ताह हमको दिया हुआ है 3000 रुपये प्राप्त करते हैं, तो मजदूरी 20% बढ़ाई गई है, तो अब प्राप्त प्रति सप्ताह कितने हो जाएगी? तो 20% बढ़ जाएगी 3000 इंटू 120/100 बराबर 3600 रुपये। अब हम जब 20% बढ़ाई गई है तो अब हमको 3600 रुपये प्रति सप्ताह प्राप्त होगी। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काम के घंटे 10% कम होने पर, अब 10% कम हो जाएंगे तो हमको सैलरी भी 10% कम हो जाएगी। तो मजदूरी प्रति सप्ताह कितनी हो रही है, प्राप्त हो रही है? जब 20% बढ़ा दी जाती है तो 3600। अब इसमें हम 10% कमी कर देंगे तो कितना बचेगा? 90%। तो 90/100 बराबर 3600 का 90% ही बचेगा जब 10% कम हो गया। 3600 इंटू 90/100 बराबर आ जाएगा 3240 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। कुल दूरी की औसत चाल का 60% कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 42.24। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपन कुल समय। अब दूरी तो हमें अलग अलग दी हुई है, अब हम प्रत्येक द्वारा तय की गई समय निकाल लेते हैं कि जो दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो कितना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन जो चाल दी हुई है, दूरी अपॉन चाल। तो रेलगाड़ी से समय कितना हो जाएगा? दूरी हमको 600 अपॉन चाल कितनी? 75, तो 8 घंटे। ऐसे जलयान से समय कितना लगेगा? 20 घंटे। वायुयान से 5/4 घंटे और कार से समय 2 घंटे। तो औसत चाल बराबर हो जाएगी 600 दूरी दी हुई है रेलगाड़ी से, जलयान से 1000, वायुयान से 500 और कार से 100। तो 600 + 1000 + 500 + 100 अपॉन जो हमको अलग अलग घंटे निकले उनको ऐड कर देंगे 8 + 20 + 5/4 + 2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 70.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई औसत चाल। क्वेश्चन में हमको पूछा है औसत चाल का 60%, तो 70.4 इंटू 60/100 बराबर 42.24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत चाल का 60% कितना आ जाएगा? 42.24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। उन तीनों संख्याओं का योग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना है 3 संख्याएं x, y, z। अब हम जानते हैं कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² + z² + 2xy + yz + z है। ये मैथ में फॉर्मूला होता है। अब हमको दिया हुआ है कि जो प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग 136 है और उनके आपस में गुणनफल के योग 132 है। तो x² + y² + z² बराबर 136 और xy + yz + zx बराबर 132। ये हमको दिया है। अब हम इसको जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। x + y + z का स्क्वायर बराबर 136 + 2 इंटू 132, तो ये आ जाएगा 400। तो x + y + z आ जाएगा √400 बराबर 20 क्योंकि 400 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 6, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबाए जाते हैं। यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है तो टंकी में जल स्तर का उठान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हमें दिया है टंकी की लंबाई कितनी? 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। तो एक पत्थर द्वारा विस्थापित जल हमको दिया है 4 मीटर क्यूब, तो 20 पत्थर द्वारा विस्थापित जल हो जाएगा 20 × 4 बराबर 80 मीटर क्यूब टोटल। तो टंकी का आयतन, टंकी क्या होती है? घनाभाकार होती है, तो उसका आयतन होता है L × B × H, जो कि हमको दिया हुआ है 80 मीटर क्यूब।
तो हम L 20 इंटू 10 चौड़ाई इंटू H बराबर 80, तो H निकल के आ जाएगा 2/5 मीटर बराबर, जो हमें मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो जो ये निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु कितनी है? तो पति की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 49। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। वो कैसे हो देख लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो वर्तमान में पति पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? क्योंकि सभी की आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो औसत आयु भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 28 + 3 बराबर 31 वर्ष, ये इस टाइम वर्तमान में इनकी औसत आयु है। तो इनकी वर्तमान में कुल आयु कितनी हो जाएगी? चारों को मिला के 31 × 4 बराबर 124। अब हमको क्वेश्चन में आगे दिया है 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु? 20 + 5 बराबर 25। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी पत्नी और 2 पुत्रियों की वर्तमान में? 25 × 3 बराबर 75 वर्ष। अब वर्तमान में जो पहले निकाली थी हमने पति पत्नी और 2 पुत्रियों की, उनमें हम माइनस कर देंगे पत्नी और 2 पुत्रियों की, तो निकल के क्या आ जाएगी पति की वर्तमान आयु। तो पति की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 124 - 75 बराबर 49 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, 4 × 0.3 × 0.05 × 0.006 × 700 का मान कितना है? तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.252। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वातानुकूलकों के लागत मूल्यों का योग 95,000 है। एक वातानुकूलक 10% के लाभ पर और दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों वातानुकूलकों के लागत मूल्य कितने कितने हैं? तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40,000 और 55,000, ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे वो देख लेते हैं। माना 2 वातानुकूलकों के लागत मूल्य x और y है, तो प्रश्न अनुसार जो पहले x है उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 110/100 बराबर दूसरा जो y उस पर 20% की हानि हो रही है, तो 80/100। तो ये दोनों के अलग अलग विक्रय मूल्य जो कि इक्वल है, तो 11x बराबर 18y, x अनुपात y निकल के आ जाएगा 8:11। तो जो हमको दिया हुआ है क्या 95,000 टोटल, उसमें हम 11 + 8 को ऐड करके 19 हो जाएगा। 19 का हम भाग दे देंगे 95,000 में, जो क्या आ जाएगा 5,000। अर्थात x और अनुपात y की जो वैल्यू आ जाएंगे x और y की 8 × 5,000, ऐसे ही y की आ जाएगी 11 × 5,000, तो 40,000 और 55,000। तो x की वैल्यू होगी 40,000 तो y की होगी 55,000। क्वेश्चन नंबर 10, 10 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य भाग से कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को काटते हुए गुजरती हैं और पार्क के शेष भाग का उपयोग लॉन के रूप में किया जा रहा है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 1125 मीटर स्क्वायर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? तो सड़क की चौड़ाई होगी 5 मीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वो कैसे वो देख लेते हैं। अब हम पहले इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार जो हमको दिया हुआ है तो L × B होता है, तो 50 × 30 बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। हमको दिया है लॉन का क्षेत्रफल 1125 मीटर स्क्वायर, तो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हम कुल क्षेत्रफल में से लॉन का क्षेत्रफल हटा दें तो 1500 - 1125 बराबर 375 मीटर स्क्वायर, ये है सड़क का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे कि जो सड़क का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, पहले तो लेंथ साइड को सड़क है, क्यों 2 सड़कें हैं तो एक साइड वाली सड़क का निकाल लेते हैं। हम लाइन लंबाई में निकाल लेते हैं पहले, तो लंबाई में जो इसकी लंबाई हो जाएगी एक सड़क की वो 50 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, क्योंकि हमने x मानी है, तो 50 × x। तब दूसरी सड़क की हम निकालेंगे प्लस 30 - x, क्योंकि हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो बीच में जो बनती है जहाँ पर दोनों सड़कें क्रॉस होती है वहाँ दोनों सड़क की लंबाई में हम काउंट नहीं करेंगे। एक में हमने कर चुके हैं लंबाई साइड वाले में, तो चौड़ाई साइड में हम उसको माइनस कर देंगे। तो 30 - x, तो इतनी चौड़ाई हो जाएगी इंटू x बराबर 375। तो ये समीकरण बन जाएगी 50x + 30x - x² बराबर 375। तो ये x² - 80x + 375 बराबर 0। अब इसको टुकड़े में बांट लेंगे। x² - 75x - 5x + 375 बराबर 0। तो या तो x की वैल्यू 75 होगी या 5, जो कि 75 मीटर हो नहीं सकती क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, 4,500 की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज रूप में 810 प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? तो धनराशि जो हो गई वो 4,500 रुपये हो गई, और 4.5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, तो हमको ब्याज दिया है 810 प्राप्त करना है, तो कितना टाइम में प्राप्त हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 वर्षों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे वो देख लेते हैं। जानते हैं कि समय बराबर होता है ब्याज × 100 मूलधन × दर। समय बराबर हो जाएगा, हमको ब्याज दिया हुआ है 810 × 100 मूलधन हमको दिया हुआ है 4,500 × दर 4.5%। हम इनको कैलकुलेशन करके तो यह आ जाएगा 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, 10,500 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 12,166। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। धनराशि हमको दी हुई 10,500,
और 2 वर्ष कितने हैं, 13,650। तो ब्याज आ जाएगा 13,650 माइनस 10,500 बराबर 3,150 हमारा ब्याज है टोटल। अब हम जानते हैं दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 अपन मूलधन इंटू समय। तो हमको ब्याज निकल के आया था 3,150 इंटू 100 अपन मूलधन 10,500 है इंटू समय 2। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो दर निकल के आ जाएगी आर बराबर 15%। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ब्याज तिमाही के लिए दर कितनी हो जाएगी, जो कि 15% तो 12 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए 15.12, तो 3 महीने के लिए इंटू 3, तो ये हो जाएगी 15/4% तिमाही के लिए। और समय कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने के 4 जोड़े बनते हैं एक 12 महीने में, या फिर हम 3 का भाग दे देंगे 12 में, तो ये आ जाएगा 4 वर्ष। अब हमको मिश्र दर निकालना है, तो मूलधन हमको दिया है 10,500 इंटू 1 प्लस हमारी दर है 15.4 अपन 100 की पावर समय होता है, तो समय कितना है 4 वर्ष, तो पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10,500 इंटू 415 अपन 400, ये 4 बार हो जाएगा 415 अपन 400 इंटू 415 इंटू 415 ये लास्ट में जो 100 ये मिस्टेक हो गया था, गलती से लिख गया था, 415 नहीं है 415 इंटू 415 4 बार है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12,166 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, यदि x माइनस वाई का 18% बराबर है x प्लस वाई का 11% हो तो y x का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24.14%। वो ऐसे हो जाएगा, हम जैसे कि चित्र में दिया हुआ है x माइनस वाई का 18% बराबर x प्लस वाई का 11% अर्थात 11.100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 18x माइनस 18y बराबर 11x प्लस 11y। तो x की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, 18x माइनस 11x बराबर 11y प्लस 18y, तो 7x बराबर 29y हो जाएगा। तो x अनुपात y हो जाएगा 29/7 अर्थात x की वैल्यू 29 मान हो जाएगी और y की 7। तो प्रश्न अनुसार हमको निकालना है कि y x का कितना परसेंट है, तो y 7/29 इंटू 100 बराबर 24.14%। क्वेश्चन नंबर 14, एक पुस्तकालय अध्यक्ष को अपनी पुस्तकों को समरूप समूह में सजाना था। वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है लेकिन 3 पुस्तक शेष रह जाती हैं। वह 10 पुस्तकों के समूह बनाने का प्रयास करता है फिर भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। जब वह 36 या 30 पुस्तकों के भी समूह बनाने का प्रयास करता है तब भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 183, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि जो हमको दिया है 9, 10, 36 और 30 का जो हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें हम 3 ऐड कर देंगे क्योंकि 3 हमेशा शेष बच रही हैं पुस्तकें। तो जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180। तो हम 180 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 183। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम पुस्तकें 183 होंगी। क्वेश्चन नंबर 15, 2 छात्रों ए और बी के प्राप्त अंकों का अनुपात 7:5 है। यदि उनके प्राप्त अंकों का योग 240 है और उनके प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत 60 है तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक कितने निकल के आएगा, 2 से आएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना ए और बी के प्राप्तांक 7x और 5x है, क्योंकि 7:5 में तो हम मान लेते हैं 7x और 5x है। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 7x प्लस 5x बराबर है 240 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, अर्थात ए हो जाएगा 140 और बी ने प्राप्त किया 100। अब प्रश्न अनुसार 60% हमको दिया है 240 के, क्योंकि 100 प्लस जो उनका योग है वो 60% के बराबर है। 140 प्लस 100 तो 240, तो 60% किसके हो जाएगा 240, 1% किसके हो जाएगा 240.60, 100% किसके हो जाएगा 400 के। अब दोनों को मिलाकर पूर्णांक बढ़े 400, चूंकि दोनों ने इसमें से आधे हो जाएगा पूर्णांक, एक परीक्षा पूर्णांक 400.2 बराबर 2 से, अर्थात 2 से में से ए ने तो प्राप्त किया 140 और बी ने प्राप्त किया 100। ये हमारे मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन पाते हैं। कंप्यूटर से हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 4 होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू या टैब में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेलिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक की सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 A1:C13। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको किस कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना होगा। तो हमको एंड दबाना होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा POP3। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल कीबोर्ड में सेलेक्ट की गई सेल प्रास या रेंज से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 F11। जो फंक्शन की जो होती है 1 से 12 तक उसमें F11 होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट पर किसका प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7,
MS एक्सेल 2010 में 1234 और 5555 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। तो जो सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है ड्रॉप कैप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा AWS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इंटरनेट रिले चैट, गूगल टॉक और स्लैक ये तीनों ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? तो डिफॉल्ट रूप से 3 लाइनें ड्रॉप होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा पूरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर का इवनिंग वाला शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन होगा। अब तक हमने आपको 27 नवंबर, 28 नवंबर और उसके बाद पेपर हुआ था 1 दिसंबर को। तो टोटल 9 सेट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। सारे सेट्स आप जरूर देखना और लाइक करना, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आने वाले बाकी 27 सेट्स अभी बचे हुए हैं तो उनको भी आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहना, शेयर करना। इन पेपर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति अच्छे से बनाना है कि करंट अफेयर्स कहाँ से, जैसे कि कंप्यूटर में MS वर्ड एक्सेल में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं और मैथ बहुत इजी वाली पूछी जाती है, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है। और लेकिन जीके पे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। हर सेक्शन जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक बेस्ट होगी, उसके लिए मैं जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इनको प्रीवियस ईयर को पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस कर लें और इनकी PDF आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको PDF और नोट्स अपलोड करता रहता हूँ। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम, उन्नीन क्लासेज नाम से इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।